नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव, अब क्या कहूं मैं। अलग अलग चैनल्स के ऊपर अलग अलग खबरें, अलग अलग एग्जिट पोल्स, और अब एक ऐसी क्रशिंग डिफीट महागठबंधन के लिए जिसकी शायद सपने में भी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। कभी सोचा नहीं होगा कि इस किस्म की एक डिफीट भी हो सकती है। रिगिंग कहो, ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका चुनाव कहो, या फिर मोदी और शाह की हेराफेरी कहो, क्या कहोगे इसको, किस नाम से पुकारा जाए। 200 से ज्यादा सीटें एनडीए की, 200 से ज्यादा, और महागठबंधन ले दे के 30 सीटों के आसपास सिमटता हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे महागठबंधन इस चुनाव में था ही नहीं। अगर महागठबंधन चुनाव में था ही नहीं तो फिर भाई ये हुआ क्या है, किसी को यकीन नहीं आ रहा है कि अल्टीमेटली ये चुनाव क्या लेकर आया है। हमने महाराष्ट्र के चुनाव से देखा था, जो बाजी हरियाणा से स्टार्ट हुई थी, महाराष्ट्र पे क्रशिंग डिफीट के साथ अपोजिशन, एक नया पैटर्न है कि अपोजिशन को हराओ मत, कुचल डालो, खत्म कर दो, यानी कि उसे किल कर दो, उसका हत्या कर दो, ये बचने के काबिल भी ना रहे यहां पर। और 200 सीटों के आसपास एनडीए का जीतना 243 में से, और महागठबंधन का ले दे के सिर्फ 30 सीटों तक सिमट जाना, और पूरा का पूरा बिहार जिस कोने से देखो आपको सिर्फ सैफरन नजर आएगा, भगवाकरण। बीच में इक्का दुक्का नीली सीटें नजर आती हैं जो कि महागठबंधन की हैं, और बाकी तो कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा साहब। इवन तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी शायद चुनाव ना जीत पाए। अगर ये खेल एसआईआर का है, या ये खेल एक बीजेपी की प्रचंड जीत का है, तो फिर इन हालातों के अंदर तो अब यही कहेंगे कि नीतीश कुमार भी हालांकि जीते तो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी ने बिहार के अंदर एक नई डायमेंशन पैदा कर दी है। और ये नई डायमेंशन कुछ इस किस्म की है कि भाजपा 90 से ज़्यादा सीटों पर जीत गई, और अगर वो क्या कहते हैं चिराग पासवान लोग को लेके और एक आदि किसी और पार्टी को लेके अगर वो बनाना चाहे तो सरकार बना सकती बिना जेडीयू के। यानी कि चिराग पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझी की हैम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर सरकार बनाती बीजेपी, तो बना सकती है। इसका मतलब है कि उनको दरअसल देखा जाए तो नीतीश की अब जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या नीतीश को अचानक से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जाएगा? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 4-6 महीने नीतीश कुमार को अभी जारी रखा जाए, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि नीतीश उसके बाद दरकिनार कर दिए जाए। यह हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि अगर ये होता है तो फिर हमें लगता है कि हमें सोचने की जरूरत होगी। पर सबसे बड़ी हैरानी है कि इसको हम क्या कहें, रिगिंग कहें, क्या कहें। अल्टीमेटली अगर वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर भी कम नहीं है। जहां बीजेपी का वोट शेयर 18.96% अब तक हमारे सामने नजर आ रहा है, और बीजेपी का शेयर 20.8% है। तो दोनों को मिला लो, जेडीयू को तो 38% वोट हो जाते हैं। एलजेपी को भी करीब करीब 5% की वोटिंग हुई है। आरजेडी का फिर वोटिंग 22.5% का। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आरजेडी जो है ना, वो दरअसल 22-23% का जो उसका एक बेंचमार्क है वोटिंग का, वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वो उसको पार ही नहीं कर पा रहा है। जबकि कांग्रेस अप्रोक्सीमेटली 8-8.5% पे वहाँ पे थी। इसके अलावा जो कुछ कम्युनिस्ट पार्टी भी
लेकिन वो माइनर पार्टीज, उनका कोई बहुत बड़ा प्रभुत्व नहीं, ले दे के 1-1.5%, 2%, या CPI लेवल 3% है, टोटल मिला के समझो 4-4.5% है। कांग्रेस 8-8.5% और 22% आपका RJD, तो ये कुल मिला के 33% तक हो जाते हैं। पर एक इसे क्या कहा जाए अल्टीमेटली, इस स्वीप को किस रूप में देखा जाए? ये स्वीप नहीं है, ये क्रशिंग स्वीप है जिसमें बीजेपी के पास अभी तक जो समाचार है 90 से ऊपर सीटें हैं, जेडीयू के पास 80 से ऊपर हैं, आरजेडी मुश्किल से 25 सीटें, 20-25, एलजेपी के पास 20, AIMIM 6 सीटें, सीमांचल में AIM ने काफ़ी विक्ट्री हासिल की, माझी साहब की हैम्स 5, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा का 4, अदर्स 6, और जो एक जन स्वराज पार्टी थी उसका तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि भाई अल्टीमेटली उसको वोट भी कितना मिला है। मैं कोशिश करूंगा ढूंढने की कि कोई जन स्वराज पार्टी का कुछ अपना वहाँ पे मिले, लेकिन जन स्वराज पार्टी का एक तरह से पूरा का पूरा कहा जाए तो सुपड़ा ही साफ हो गया है। ऐसा लगता है कि जनता ने उसको पूरा का पूरा जो है उखाड़ कर फेंक दिया है, कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर है। तो जो भी मेजर जो पार्टियां आई हैं इसके अंदर, AIMIM को भी कुछ वोट मिले, बीजेपी को, BSP को, CPM को, CPIL, हैम्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस, JDU, लोक जनशक्ति पार्टी, RJD, राष्ट्रीय लोकतंत्र मोर्चा। तो कहीं पे जन स्वराज पार्टी का जो एक बड़ा कह रहे थे कंट्रीब्यूशन हो सकता है या वो वोट काट सकते हैं, तो ऐसा कुछ होता हुआ इस चुनाव में हमें नजर आया नहीं है। पर हाँ, एक चुनौती है, चुनौती अब विपक्ष के लिए कि भाई क्या आप वास्तव में ही बीजेपी का सामना कर सकते हैं जबकि उनके पास सब कुछ है? किस लेवल की रिगिंग हुई है उसके ऊपर तो 100 किस्म के अब सवाल तो उठेंगे। तो क्या हम उसकी रिगिंग को पकड़ ही नहीं पा रहे कि किस किस लेवल की बेईमानी हो रही है ज्ञानेश कुमार के द्वारा और मोदी और शाह के द्वारा? हो सकता है, कह नहीं सकते अभी। मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी हाथ से बाहर जा रही हैं। थोड़ा सोचने की जरूरत होगी अपोजिशन को कि उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा। अब वो पुरानी स्ट्रैटेजी से आप उन लोगों को नहीं जीत सकते जो एक माफिया की तरह आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, माफिया की तरह चुनाव जीत रहे हैं, माफिया की तरह आपको क्रश कर देते हैं, यानी कि जहाँ पे माफिया वाले पिस्तौल निकालते और गोली मार देते और हत्या कर देते हैं, कुछ उसी ढंग से यहाँ पर भी अपोजिशन की हत्या हुई जैसे कि महाराष्ट्र में भी हुई थी। तो यहाँ पर उनका सामना करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर भी विपक्ष को बैठ के सोचना होगा कि क्या अपनी आज की रणनीति के द्वारा वो इस भारत के अंदर क्या कभी वो चुनाव जीत पाएंगे? मुझे नहीं लगता। हो सकता है अभी अगर फिर से लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो ये भी हो सकता है कि मोदी जी फिर से 350-400 सीटें ले जाएं, क्योंकि ऑफ लेट जो ट्रेंड निकल के आ रहे हैं महाराष्ट्र से, हरियाणा से, बिहार से, जिस ढंग के क्लीन स्वीप निकल के आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इस पिक्चर के अंदर तो विपक्ष के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची है। जो जनसभाओं में नजर आता है वो वोट के अंदर नजर ही नहीं आता है। जनसभा में बहुत लोग नजर आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जनसभाओं के लोग कहां जाते हैं अल्टीमेटली? वो वोट पे परिवर्तित क्यों नहीं होते हैं? इस पर कुछ विचार तो होना चाहिए ना, इस पर तो कुछ विचार करना भी तो चाहिए ना कि आखिरकार ये जो परिस्थितियां निकल के आ रही हैं वो क्यों हो रही हैं। हमें लगता है कि हमें सोचना होगा, विचार करना होगा, कांग्रेस को और बाकी विरोधी दलों को विचार करना होगा कि भाई वो इस जगरनॉट का, इस बुलडोजर का सामना कैसे करें जो आपको कुचलता हुआ चला जाता है, कहीं का नहीं छोड़ता है। तब आप क्या करोगे? दिस इज समथिंग एट्रोशियस भी है, absurd भी है, लेकिन बहुत चोट मारने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
तो हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।